आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल देन प्राइस एक्शन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये स्टॉक में कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ, हाल फिलहाल में कुछ दिनों से इसमें एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बाउंस बैक कितना टिकाऊ है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं ऑल कार्गो टर्मिनल में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कब तक चलेगा और इसके फ्यूचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये 2019 में निर्मित ऑल कार्गो टर्मिनल्स लिमिटेड कंटेनर फ्रेट स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो के व्यवसाय में है। मुख्य बिंदु व्यवसाय अवलोकन। एटीएल ऑल कार्गो समूह का एक हिस्सा है। यह भारत में सबसे बड़े कंटेनर फ्रेट स्टेशन ऑपरेटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो आईसीडी और वेयर हाउसिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसमें जेएनपीटी चेन्नई, मुद्रा और कोलकाता में 7 सीएफएस और दादरी में 1 आईसीडी है। इसके परिचालन में आयात निर्यात, कार्गो स्टफिंग और अनस्टफिंग, सीमा शुल्क, निकासी और अन्य सेवाएं शामिल हैं। कंपनी भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में काम करती है, अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुद्रा, गुजरात, कोलकाता और चेन्नई। जेएनपीए कुल कंटेनर यातायात का 50% से अधिक संभालने वाला सबसे बड़ा भारतीय बंदरगाह है और एटीएल के पास लगभग 15% गैर डीपीडी पता योग्य बाजार हिस्सेदारी है। कंपनी की परिचालन सहायक कंपनी एसएमएल क्लस्टर एक में एकमात्र खिलाड़ी है। प्रदान की जाने वाली सेवाएं: कंटेनरकृत कार्गो, खतरनाक कार्गो, रीफर मॉनिटरिंग, ब्रेक बल्क कार्गो, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड वेयर हाउस, पहला और अंतिम मील डिलीवरी, विशेष कार्गो हैंडलिंग, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी एंड आईएसओ टैग। परिचालन सहायता सेवाएं: डीपीडी प्रबंधन, खाली भंडारण और प्रबंधन सेवा, उपकरण मरम्मत और रखरखाव, अनुकूलित रिपोर्ट, अंतिम मील डिलीवरी। क्षमता का उपयोग: कंपनी की स्थापित क्षमता 8 लाख टीयू है और यह 85% उपयोग पर काम करती है। 1 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने प्रमोटर समूह की कंपनी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HORCL में 7.6% की इक्विटी हिस्सेदारी 115 करोड़ में खरीदने को मंजूरी दी। इसमें निवेश को वित्त पोषित करने के लिए 140 करोड़ रुपए के टर्म लोन के लिए आसिम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साथ वित्त पोषण समझौता भी किया, जिसमें अगले 1 से 2 वर्ष के लिए 22.8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी निवेश शामिल है। HORCL एक परियोजना को कार्यान्वित कर रही है जिसमें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन HORC का विकास वित्त पोषण योजना संचालन शामिल है, जो पलवल से सोनीपत हरियाणा तक एक नई विद्युतीकरण डबल बैंड गेज रेल लाइन है जो DFC कॉरिडोर और भारतीय रेलवे दोनों को जोड़ेगी। HORC को हरियाणा के फारूक नगर में एटीएल के प्रस्तावित आईसीडी से जोड़ने की उम्मीद है। ये कुछ डिटेल्स है इस कंपनी के बारे में। समझौता 30 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के उधार के लिए आसिम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के मास्टर सुविधा उपलब्ध की। ऐप: कंपनी ने माई CF 2.0 ऐप लॉन्च किया जो कि CF एग्जामिन प्रक्रिया के 2/3 हिस्सों को डिजिटल बनाता है। पोर्टल और मोबाइल ऐप कुछ ही क्लिक में एंड टू एंड CF सेवाएं प्रदान करती है CSF सेवाएं प्रदान करती है। ग्राहक को कहीं से भी सुलभ, सहज, संपर्क रहित और कागज रहित डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। विस्तार: 13 सितंबर 2024 को कंपनी ने लगभग 0.12 मिलियन
TU थ्रूपुट क्षमता का विस्तार के लिए महाराष्ट्र के उरण रायगढ़ के कोफ्ता गांव में लगभग 25 एकड़ भूमि के लिए पट्टा समझौता में प्रवेश करने के लिए एक आशय पत्र LOI निष्पादन किया। राजस्व ब्यौरा: कंटेनर फ्रंट स्टेशन संबंधित सेवाएं 98% और गैर परिचालन आय 2%। KMP में परिवर्तन: श्रीमती पूर्णिमा श्रीधर ने मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह 6 जुलाई 2023 को श्री प्रीतम वतर्क को नियुक्त किया गया। मेंबर CC डंगी एंड एसोसिएट्स ने वैधानिक लेख परीक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह मेंबर SR बॉलीवाय एंड एसोसिएट्स LLP को नियुक्त किया गया। तो ये तो हम लोगों ने देखा इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स, और इस कंपनी में फ्यूचर प्लान क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, और इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट भी आया है जिसे हम लोग देखेंगे। और ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और इस स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुका है, यानी अगर हम कहें तो पानी सिर से ऊपर पहुंच गया है करेक्शन। अब इस स्टॉक में कहीं कोई सपोर्ट नहीं रह गया है, क्योंकि इसका IPO आने के बाद जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला हम लोगों को, उसके बाद से ये स्टॉक कंटिन्यू गिरावट में है। और मुझे लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 40 से प्लस स्टॉक है, चाहे आप जाके शॉर्ट्स वीडियो पे देख सकते हैं। ठीक है, जब निफ्टी में गेन हो रहा है तो इस स्टॉक में भी गेन देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज मार्केट में निफ्टी भले ही माइनर करेक्शन में था, मेरे ख्याल से 15 के आसपास में 15 पॉइंट का डाउनफॉल था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी उछाल देखी गई और इस उछाल की वजह से लगभग NSE पे 2000 के आसपास में स्टॉक आज ग्रीन में थे और वहीं लगभग 500-600 के आसपास में स्टॉक आज भी रेड में क्लोजिंग हुई है। इस स्टॉक में भी अच्छी जबरदस्त गेन देखने को मिला है। लेकिन साथियों, पॉइंट यहाँ ये है कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अगर हम लोग देखें ऑलमोस्ट इसके हाई से तो लगभग 58% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। मैं आप लोगों से राय जानना चाहता हूँ कि क्या ATL में आने वाले दिनों में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और इस स्टॉक में बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा या नहीं। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। फिलहाल इस कंपनी में मैं तब तक बुलिश रहूँगा जब तक कि प्रमोटर के पास 50% से नीचे होल्डिंग नहीं पहुंच जाती है। अगर प्रमोटर 50% से प्लस में अपना होल्डिंग रखते हैं तब तक मेरा प्लान है इस स्टॉक को मैं रखूं। अब ये देखते हैं कि क्या इस स्टॉक से बाहर निकल जाना हमारे लिए उचित की बात है। कहीं ये स्टॉक 2 रुपये 1 रुपये के तो भाव पे नहीं चला जाएगा, सवाल ये उठता है। क्योंकि ये अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक से मैं 40-45% का लॉस में हूँ और ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इसमें अभी भी एक अच्छा मूव का वेट कर रहा हूँ। फिलहाल अगर इस कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट जो है, अगर हम पेयर कंपनी देखते हैं तो इसमें 8 कंपनी है और 8 कंपनी में कोई ये पहला स्टॉक नहीं है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। आप चाहें तो राइट्स में भी देख सकते हैं, इसका भी नेगेटिव में है। और उसके बाद GMR एयरपोर्ट्स, इसका भी नेगेटिव में है। और सेल ग्रोथ की बात करें तो राइट्स का तो प्रॉफिट एंड सेल दोनों ही नेगेटिव में है और इसका जो सेल ग्रोथ है ये मामूली पॉजिटिव में है। ATL की हम लोग बात कर रहे हैं। और GMR एयरपोर्ट्स की बात करें तो ये ठीक ठाक पॉजिटिव में है सेल ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ माइनर नेगेटिव में है। लेकिन ATL की बात करें तो ATL में प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है लेकिन सेल ग्रोथ माइनर पॉजिटिव में है। तो ये हमें एक आशा उम्मीद की किरण जगाता है कि इस स्टॉक में अभी भी कुछ दम बचा हुआ है। अब जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में इसके रिजल्ट का डिस्कस नहीं किए थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी रिजल्ट का डिस्कस करेंगे।
तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस स्टॉक में क्वार्टर 3 के रिजल्ट अपडेट हो गए हैं और इसमें कंपनी ने ईयर ऑन ईयर तो थोड़ी सी मामूली गेन अगर हम कहें ऑलमोस्ट फ्लैट तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, वो भी लगभग 8 करोड़ का। यहीं अगर कंपनी की एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा यानी 1 करोड़ का डाउन देखने को मिल रहा है, 155 करोड़। पिछले साल ये 156 करोड़ था। यहीं वो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल यह 16% था, जो कि इस बार बढ़ के 17% हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर सेल इंप्रूव हुआ मात्र 2 करोड़ का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 3 में 15 करोड़ था, जो कि अब घट के 12 करोड़ हो गए। दिक्कत यहाँ है, पिछले साल कंपनी का जो ईपीएस था वो 0.6% का था, जो कि इस बार 0.48 हो गया है। तो यहाँ हमें डाउनफॉल देखने को मिल रही है ईपीएस में। सेल ठीक है, एक्सपेंस ठीक है, डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट लगभग 3 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट 1 करोड़ बढ़ा है। तो ये रिजल्ट जो है ये कुछ अलबत्ता सा लग रहा है, इसलिए कि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 8 करोड़ का सेल डाउन हुआ है कंपनी का, वहाँ 1 करोड़ प्रॉफिट बढ़ गया और ईयर ऑन ईयर 2 करोड़ सेल बढ़ा है, वहाँ 3 करोड़ कंपनी की प्रॉफिट डाउन हो गई। यही ईयरली कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पहले 11 का था, उसके बाद 20 हुआ और अभी 2 साल से 16 कंपनी बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद मैनेज कर पा रही है। कंपाउंडिंग सेल प्रॉफिट एंड सीएजीआर की क्या बात करें, इसमें कुछ अभी डाटा है नहीं। यही कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 209 करोड़ का है और कंपनी की लायबिलिटी जो है वो 136 करोड़ की है। यही सबसे मजेदार बात जो है, कंपनी अपनी एसेट्स को कंटिन्यू ग्रो कर रही है। जहां 774 करोड़ था 2023 में मार्च, वो 2024 में 782 करोड़, यानी लगभग 8 करोड़ का जंप हुआ है। और वहीं सितंबर 2023-24 तक ये लगभग 14 करोड़ का जंप देखने को मिला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। तो जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग मार्च 2024 तक तो स्टेबल था, सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक प्रमोटर के पास लगभग 70% स्टेक हुआ करता था। इसको प्रमोटर ने जून 2024 वाली क्वार्टर, मतलब इस साल के 2025 के फाइनेंशियल ईयर, इसके फर्स्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया लगभग 1.5% के अराउंड। और वहीं पे क्वार्टर 2 आते आते प्रमोटर ने लगभग 0.6% और अपना स्टेक डाउन किया। ये इन्वेस्टर के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है कि कंटिन्यू प्रमोटर अपना स्टेक कम करता हुआ नजर आ रहा है और इससे इन्वेस्टर जो है वो अपने आप को पैनिक होने लगते हैं कि भैया प्रमोटर अपना माल बेच के निकल रहा है, अब हम तो इसमें फंस गए। जैसे कि यहाँ एक चीज उदाहरण के तौर पे ये भी देखने को मिल रहा है कि डीआई अपना पहले ही 0/0 कर लिया है और यहीं पे जो रिटेलर है वो बेचारा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सितंबर 2023 में जब आईपीओ आया था इस कंपनी का तो लगभग 20% के आसपास में थे, जो कि अब बढ़ के 20.5 यानी 26 के आसपास में पहुंच गए हैं। पब्लिक की बात कर रहे हैं हम। और एफआई जो कि इसमें स्टार्टिंग में 8.25% थे, वो अब 7% से भी नीचे आ गए, यानी 1.5% इक्विटी एफआई ने लगभग 1 साल में डाउन हो गए हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि एफआई भी इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये भी वेट कर रहे हैं कि भैया थोड़ा सा इस स्टॉक में उछाल आए कि मैं बेच के निकलूं। लेकिन ये स्टॉक जो है ये फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है, क्योंकि जो कंटेनर का काम है, जो पोर्ट का काम है, ये काम कभी खत्म, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता।
और इसके एमडी को मैं खुद ही कंटिन्यू मॉनिटर करता हूँ कि कब क्या स्टेटमेंट देता है अगला, और उस चीज़ को मैं बारीकली एनालिसिस करता हूँ। तो इसमें लगता है कि जो प्रमोटर है वो इस बिजनेस के प्रति, इस कंपनी के प्रति सीरियस है। ठीक है, इस स्टॉक में अभी फ़िलहाल कुछ हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, इसका कहीं न्यूज़ भी जल्दी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस स्टॉक में जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव है अभी फ़िलहाल, तब तक जब तक कि प्रमोटर का स्टेक 50% से नीचे नहीं चला जाता है। तो खैर, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर डिस्कस करना। और एक बात और मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हमारे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस स्टॉक में बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय विमर्श अवश्य कर लें। और इस स्टॉक के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपके पास ऑल कार्गो टर्मिनल के कितने शेयर हैं ये भी ज़रूर मेंशन करें। और या फिर आपने एवरेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।